पूर्व तैयारी और अभूतपूर्व सुरक्षा। जी हाँ, शराब की दुकानें रहेंगी बंद, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे सरकार डरी हुई है कल किसानों के महापंचायत को देखते हुए। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने 12 उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए 68 नामों की सिफारिश की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा पद खाली है यहाँ पर। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी के विधानसभा पहुंचने का रास्ता हुआ साफ, बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव का किया ऐलान। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा अभी तक कितने मुकदमों में दिलवाई सजा, तय समय में 100 में अपना सक्सेस रेट। जी हाँ, सीबीआई को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक एक करके जानेंगे तो दोस्तों, आज भी नहीं हो पाए तालिबान सरकार का गठन, अगले 2 से 3 दिनों में मुल्ला अली गनी बरादर बनेंगे सर्वेसर्वा। इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर, भाजपा को करारी शिकस्त दे जोधपुर में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कई सीटों पर किया है कब्जा। जी हाँ, राजस्थान पंचायत इलेक्शन, इसके बारे में आपको बताएंगे, एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे। यूपी में जो है फीवर वो कहीं न कहीं बेकाबू हो गया है, और इस बीच चाइना ने बड़ा आरोप अमेरिकी सैनिकों पर लगा दिया है, अफगानियों पर गोली चलाने का वीडियो भी वायरल कर दिया है। तो एक एक करके जानेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से न केवल लड़ने में विफल रहा बल्कि देश की विदेश नीति भी पूरी तरीके से चौपट रही, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों आपको बता दें कि कल किसानों की है महापंचायत और अभूतपूर्व तैयारियां, अभूतपूर्व सुरक्षा। शराब की दुकानें रहेंगी बंद, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज की तैनाती लगा दी गई है और हजारों के हजार पुलिस प्रशासन तैनात। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। किसानों की महापंचायत में भारी भीड़ इकट्ठा होने की संभावना को देखते हुए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई है। किसानों की महापंचायत को लेकर हापुड़ में डीएम ने मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए हैं। 3 सेक्टरों में जिला बांटा गया है। हापुड़ डीएम ने 5 सितंबर को जिले की समस्त शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। 5 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को लेकर पुलिस ने सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है। हापुड़ जनपद में बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा आदि पड़ोसी जनपद में किसानों से बढ़ने वाले ट्रैफिक को देखते हुए हापुड़ की 3 जोन, 2 सुपर जोन और 9 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसान संयुक्त मोर्चा की अपील है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हो रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर लोग जुटे, लाखों लोगों के जुटने की संभावना भी जताई जा रही है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्यों से भी किसान समूह आना शुरू हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर तमिलनाडु और केरला के अलावा दूसरे राज्यों के किसान भी गेट पे पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा है कि 5 सितंबर की महापंचायत किसान और मजदूर सम्मान देंगे। इस बीच खासा इंतजाम के लिए यूपी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार ने भी चप्पे चप्पे पर जो है वो सीसीटीवी फुटेज लगाए जाने का ऐलान कर दिया गया है, आदेश दे दिया गया है। जगह जगह पर एक तरीके से ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। कई जिलों की पुलिस जो है वहां पे है और कई जिलों में नजर रखी जाएगी, खास करके इस किसानों की एक्टिविटी को लेकर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के 12 उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए 68 नामों की सिफारिश की गई है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा पद अभी खाली बताए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों की कॉलेजियम ने देश के 12 उच्च न्यायालयों में जजों के रूप में नियुक्त के लिए 68 नामों की सिफारिश कर दी है। इनमें इलाहाबाद, राजस्थान और कोलकाता हाई कोर्ट भी शामिल है, जो जजों को भारी कमी के लिए जूझ रहे हैं। इन उच्च न्यायालयों के अलावा झारखंड, जम्मू कश्मीर, मद्रास, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, केरला, छत्तीसगढ़ और असम हाई कोर्ट के लिए जजों का नाम की सिफारिश कर दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 25 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हुई बैठक के दौरान कोलिजियम ने बार में 82 और न्यायिक सेवाओं में 31 सहित कुल 112 नामों पर विचार किया था। 12 हाईकोर्ट के लिए जिन 68 नामों की मंजूरी दी गई उनमें से 68 बार से 24 न्यायिक सेवाएं हैं, जिनमें से 12 और 10 महिलाएं भी शामिल हैं और जिनके पदोन्नति की सिफारिश भी की गई है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों ममता बनर्जी की हुई जीत, विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ, बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की खाली पड़ी विधानसभा सीटों में से 3 और उड़ीसा की 1 सीटों
में से 30 सितंबर को उपचुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया है। बंगाल में भवानीपुर, श्यामगंज और जंगीपुर सीटों पे उपचुनाव होंगे। इस बीच आपको बता दें कि उड़ीसा की पीपली सीट पर भी उपचुनाव कराया जा रहा है और इन सीटों पर आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इस वक्त विभिन्न राज्यों में 31 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटें खाली हैं, इस पर उपचुनाव होने। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते आयोग ने सभी सीटों पर उपचुनाव के बजाय पश्चिम बंगाल सरकार के विशेष अनुरोध पर भवानीपुर और अन्य 2 सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इन उपचुनाव के लिए आचार संहिता सहित अभी से ही लागू हो गई है। उपचुनाव के लिए गजट अधिसूचना 6 सितंबर की ओर जारी की और तभी से बात 13 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। 30 सितंबर को मतदान और 3 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी, यानी ममता बनर्जी की विधानसभा पहुंचने। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा अभी तक कितने मुकदमे में दिलवाई है सजा, तय समय में सौंपे अपना सक्सेस रेट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से सफलता दर की रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई की ओर से चलाए जा रहे मुकदमे के मामले में देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मामलों में एजेंसी की सफलता दर पर आंकड़ा सौंपने को कहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है। दरअसल एक मामले में सीबीआई द्वारा 542 दिनों की देरी के बाद याचिका दायर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के कामकाज और उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करने का फैसला किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को कहा है कि वो उन मामलों की संख्या को कोर्ट में रखें जिनमें एजेंसी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में अभियुक्तों को दोषी ठहराने में सफल रही है। यानी सीबीआई को लेकर जिस तरीके से रुख पूरे देश भर में बना है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब संशय जाहिर किया है और फटकार लगाते हुए कहा है कि आखिर आपने कितने मामलों में निर्णय किया है, जरा इसकी रिपोर्ट दीजिए। अगली अपडेट लेते हैं। राजस्थान पंचायत इलेक्शन में जोधपुर में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत, भाजपा को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 6 जिले जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में 3 चरणों में हुए पंचायती राज्य चुनाव का परिणाम आना शुरू हो गया। सभी पंचायत समितियों के चुनाव की मतगणना राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में हुई। पहली पारी में सुबह 9 बजे से पंचायत समिति सदस्यों के वोट की काउंटिंग की जा रही है। वहीं दूसरी पारी में मतगणना दोपहर 1 बजे से हुई है, जिनमें जिला परिषद सदस्यों के भाग्य का फैसला हुआ है। आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट, जोधपुर में कुल 387 सीटों पर चुनाव हुए, इनमें से केरू पंचायत समिति में 15 सीटों पर भी मतगणना जारी है। इसके साथ ही तमाम सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है और खास करके कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। हालांकि सत्ता की चाबी आरएलपी के हाथों में गई है, क्योंकि आपको बता दें कि आरएलपी जिनके साथ जाएगी उन्हीं की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिला पंचायत की कुर्सी मिलेगी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, भारत के मुसलमानों पर तालिबान का बड़ा बयान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को दिलाई याद। एक बार फिर से तालिबान की सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट तो दिया था, लेकिन अब भारत में मुसलमानों को लेकर भी तालिबान एक तरीके से मुसलमान करने लगे। नई सरकार के गठन से पहले तालिबान ने भारत को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप भारत में, मेरे देश में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने का अधिकार खुद को देते हैं, तो हमें भी आपके देश में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। सुहेल शाहीन ने कहा है कि मैं किसी सैन्य अभियान की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास विदेशी एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारा अन्य देशों से सैन्य रूप में हस्तक्षेप करने का इरादा भी नहीं है और न ही किसी को दूसरे के खिलाफ हमारी धरती का इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे, लेकिन दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को भी हम उठाएंगे, खास करके जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से प्रताड़ना, और भारत के भी अल्पसंख्यकों की आवाज हम उठाएंगे। अगर आप हमारे अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों की आवाज भारत उठाना जानता है, तो हम भारत में रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आवाज क्यों न उठाएं। तो ये स्टेटमेंट तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से निकल के आया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, असद ओवैसी आ रहे हैं यूपी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिया करारा जवाब, कहा अयोध्या जा रहे हो तो राम मंदिर का दर्शन भी कर लेना, कल्याण हो जाएगा। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर 2022 से पहले अयोध्या राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। कुछ राजनीतिक दलों की चुनाव यात्रा अयोध्या से ही शुरू हो रही है, वहीं कुछ दलों का पड़ाव यहां बन रहा है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असद ओवैसी 7 सितंबर से 3 दिवसीय वंचित सोची सम्मेलन करने जा रहे हैं। इनकी शुरुआत अयोध्या से होगी। ओवैसी द्वारा अयोध्या में कार्यक्रम किए जाने पर बीजेपी सांसद ने कहा है कि उन्हें राम मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, तब जाकर उनका कुछ कल्याण होने वाला है। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री किशोर कौशल ने अयोध्या में ओवैसी के कार्यक्रम पर सवाल पूछा, तो उन्होंने
ये जवाब दिया और ओवैसी को राम मंदिर में दर्शन करने की भी नसीहत दे दी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट समझिए। इस्लाम ओ अलैकुम कह के आपने एक समुदाय को संबोधित किया था, इस वजह से पता चलता है आपने मुसलमानों को संबोधित किया था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बड़ा बयान दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम ने अपने कथित भड़काऊ भाषणों में एक शुरुआत की थी इस्लाम वालेकुम के साथ, जिससे पता चलता है कि वो एक विशेष समुदाय को संबोधित कर रहे थे। मामले में पुलिस की ओर से पेश लोक अभियोजन एसएसपी अमित प्रसाद ने टिप्पणी शर्जील इमाम द्वारा 2019 में 2 विश्वविद्यालयों में दिए गए भाषणों उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में बहस के दौरान की है। इस दौरान शर्जील ने अपने भाषण में कथित तौर पर असम और शेष पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की बात कही थी। दरअसल सुनवाई के दौरान प्रसाद ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत को भी बताया है कि इमाम ने पूरी तरीके से अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था और नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड एनआरसी के विरोध में विभाजनकारी भाषण दिए थे। तो आप समझिए दिल्ली पुलिस का ये कथन आप कितना हजम कर पाते हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले। क्या इस्लाम वालेकुम कहने के बाद से ये दंगा जो हुई क्या ये उसी का नतीजा? अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आज भी नहीं हो पाया है तालिबान सरकार का गठन। अब 2-3 दिन बाद सरकार बनाएंगे तालिबान, मुल्ला बरादर को मिलेगी कमान। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन 2 से 3 दिनों में हो जाएगा और इसको लेकर तालिबान की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है। सरकार गठन को लेकर शनिवार को हुई बैठक के बाद तालिबान नेताओं का कहना है कि सरकार में शामिल होने वाले नामों का खुलासा भी सरकार गठन के साथ ही होगा। माना जा रहा है कि तालिबान का ये संस्थापक मुल्ला बरादर इस नई सरकार के नेतृत्व करेंगे। तालिबान सूत्रों ने बताया है कि दोहा स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के चेयरमैन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सरकार का प्रमुख बनाने की सार्वजनिक घोषणा की गई। हालांकि आखिर ये देरी इतनी क्यों हो रही है, क्योंकि कल ही होने वाला था तालिबान सरकार का गठन, फिर आज भी नहीं हो पाया है। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार का गठन कर दिया जाएगा और उसके चीफ मुल्ला बरादर जो कि तालिबान के सह संस्थापक रहे हैं उन होंगे। अगली अपडेट तो दोस्तों देश में समाचार चैनलों का एक वर्ग हर चीज को सांप्रदायिकता के पहलू से दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया मंचों और वेब पोर्टल पर फर्जी खबरों पर बृहस्पतिवार को गंभीर चिंता जताई है। कहा है कि मीडिया के एक वर्ग में दिखाई जाने वाली खबरों में सांप्रदायिकता का रंग होने से देश की छवि खराब हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले साल मार्च महीने में तबलीगी जमात के कार्यक्रमों और कोविड-19 के प्रसार पर इसके प्रभाव को लेकर फर्जी और सांप्रदायिक खबरें प्रसारित करने के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते 2 सितंबर को इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरा सी पड़ताल के बाद झूठी खबरें फैलाई जाती है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एसएस बोपन्ना की पीठ फर्जी खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलमाए हिंद की याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई की और खास करके भारतीय मीडिया पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि देश में से कई चैनल है जो केवल एक ही तरीके के एजेंडा चलाते हैं और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, ये ठीक नहीं है। अगली अपडेट तानातनी। जी हाँ, तेजस्वी ने किया अनुशासन में रहने का इशारा तो तेज प्रताप ने किया ट्वीट। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों भाइयों के बीच क्या चल रहा है ये बीच बीच में ट्विटर और तमाम पोस्टरों के माध्यम से दिखी जाते हैं। यही कारण है कि अभी वर्तमान की बात करें तो तेजस्वी ने एक तरीके से तेज प्रताप को अनुशासन का पाठ पढ़ाया, तो वहीं तेज प्रताप ने ट्विटर के जरिए लिखा है कि अर्जुन मन अशांत है लेकिन क्या करें। एक तरीके से तेज प्रताप ने तेजस्वी को लेकर भी कहीं न कहीं संकेत दिए हैं, तो वहीं तेजस्वी ने भी तेज प्रताप को अनुशासन में रहने की बात कही है। तो दोस्तों सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन सब कुछ ठीक बताया जा रहा है। अगली अपडेट, यूपी वायरल की चपेट में कई जिले आ चुके हैं। फिरोजाबाद में खतरनाक डेंगू का कहर, कूलर चलाने पर भी रोक लगाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरीके से विफल होती दिखाई दे रही है। दरअसल यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू से 50 मौतों के बाद वहां के डीएम 1 महीने के लिए कूलर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। विशेषज्ञों ने जांच में पाया है कि वहां कूलर के पानी में बहुत ही खतरनाक रक्तस्रावी डेंगू की प्रजाति से बीमारी फैल रही है। इस डेंगू में बच्चों के प्लेटलेट्स बहुत जल्दी कम हो जाते हैं जिनसे उनकी मौत हो जाती है। पूरा यूपी इस वक्त वायरल बुखार की चपेट में आ गया है। कई जगहों पे हालात ऐसे हैं कि मरीजों की हॉस्पिटल तक लाने तक साधन भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिनकी वजह से लोग पैदल ही मरीजों को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वहीं कई लोगों को अपने परिवार वालों को सौ ले जाने के लिए भी साधन नहीं मिल रहे हैं। तो ये यूपी की योगी सरकार की व्यवस्था। हालांकि आपको बता दें कि फिरोजाबाद के डीएम चंद्रविजय सिंह ने बताया है कि हमें WHO की टीम ने बताया है कि ये डेंगू एक तरीके से रक्त
स्रावी डेंगू हो चुका है और ये खतरनाक तरीके का डेंगू है। इनमें बच्चों की प्लेटलेट्स अचानक गिरती है और खून आना शुरू हो जाता है और फिर उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक अनोखी तरीके का ये बुखार जो है वो फैल चुका है। हालांकि योगी सरकार इसे कंट्रोल करने का दावा कर रही है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों ट्रेन में बनियान अंडरवियर पहने विधायक ने नशा कर रखा था, लेकिन अब इस बीच मेरी सोने की अंगूठी छीन लीजिए। एक यात्री ने अब बड़ा आरोप लगा दिया है नीतीश कुमार के इस विधायक पर। दरअसल तेजस एक्सप्रेस में ट्रेन में सफर के दौरान अंडरवियर और बनियान पहनकर घूमते दिखे बिहार के जदयू विधायक गोपाल मंडल पर अब एक यात्री ने नशे में बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। मंडल के कोच में सफर करने वाले यात्री ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा है कि ट्रेन में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के विधायक गोपाल मंडल सिर्फ अंडरवियर और बनियान में ही थे। उन्होंने पी हुई थी और उन्हें नशे में गाली गलौज भी की थी। मेरे सोने की अंगूठी और चेन भी छीन ली थी। अब ये आरोप एक यात्री ने लगाया। दरअसल ट्रेन में बदतमीजी करने व सोने की अंगूठी छीनने के मामले में विधायक पर एफआईआर दर्ज कराने वाले रेल यात्री का नाम प्रहलाद पासवान है। पासवान ने विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ रेलवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी और इस शिकायत में पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का विधायक अब मेरे साथ कोच में सफर कर रहा था तो वो नशे में था और इस तरीके से अब आप समझिए कि ये विधायक हैं, जदयू के विधायक हैं, बिहार का क्या भला करेंगे। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों किसान महापंचायत के बहाने पश्चिमी यूपी का माहौल गरमाने की तैयारी ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। कई जिलों की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन लगाएगी। यूपी में कल 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के सिसौली मोहल्ले वाली किसान महापंचायत में 5 लाख किसानों के पहुंचने का दावा किसान संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देश भर में 500 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और किसान सिसौली में पहुंचेंगे। किसान पंचायत के बहाने पश्चिमी यूपी की सियासत गरमाने की प्लानिंग भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से की जा रही है। इस महापंचायत के अंदर खाने कई राजनीतिक दलों की भी समर्थन प्राप्त है। किसानों के जमावड़े को देखते हुए लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक सरकार और प्रशासन भी चौकस हो गया है। राजमार्गों की बात करें तो राजमार्गों की निगरानी में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही ड्रोन से भी बाहर से जिले आने पर नजर रखी जा रही है। तो ये तैयारी कल को लेकर है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का बड़ा स्टेटमेंट। बोले तालिबान और अफगानिस्तान में आखिर 20 से 22 से 25 साल तक अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका को नहीं रहना चाहिए था, ठीक हुआ जो कुछ भी हुआ। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी एक तरीके से उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया। सोशल मीडिया में उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। तालिबान को लेकर उन्होंने कहा था कि अमेरिका आखिर अब कौन होता है जो अफगानिस्तान पर कब्जा करे? आखिर अमेरिका कौन होता है जो अफगानिस्तान को 20 से 25 साल तक बंदी बनाए रखे? तालिबान ने जो गुलामी की जंजीर को तोड़ा है वो ठीक है। यानी तालिबानियों का समर्थन करते दिखाई दिए ये कांग्रेस पार्टी के विधायक से कांग्रेस पार्टी ने ही किनारा कर लिया है और उनका कहना है कि फिलहाल ये उनका निजी बयान बताया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों सरकार के गठन पर से पहले पंजशीर पर कब्जे का दावा कर दिया है तालिबान ने। जी हां, दरअसल अमरुल्लाह सलेह जो कि वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि लड़ाई अभी भी जारी है। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के तकरीबन 20 दिनों के बाद सरकार के गठन से कुछ समय पहले तालिबान ने पंजशीर घाटी पर कब्जा करने का दावा कर दिया। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा लड़ाई अभी जारी है और पिछले कई दिनों से पंजशीर प्रांत में अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। नॉर्दर्न अलायंस से अहमद मसूद के भी लड़ाके इस समय डटे हुए हैं। लेकिन इस बीच अगर बात करें हम तो फिर तालिबान का कहना है कि हमने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। एक और बड़ी अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों यूपी चुनाव, जी हां, दरअसल मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की भाजपा ने की बड़ी कोशिश, कांग्रेस को टारगेट कर बनाया रणनीति। दरअसल बीजेपी यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले मुस्लिमों को बताएगी कि वह कैसी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये फायदे नुकसान का आकलन कर रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा इसके लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक प्रशिक्षण देगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि बीजेपी ने हमेशा मुस्लिमों का हित किया है जबकि कांग्रेस ने सिर्फ गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रशिक्षण में बताएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच फायदे नुकसान का पता किया जा सकता है। दरअसल जमाल सिद्दीकी ने एनबीटी से बातचीत करते हुए कहा है कि हम प्रशिक्षण में बीजेपी को इतिहास बताएंगे और बताएंगे कि सिकंदर वक्त बीजेपी के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे और वो बाद में जनता पार्टी के कोर्ट में मंत्री बने और अगर बीजेपी मुस्लिम विरोधी होती तो उन्हें फाउंडर जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाती।
थी। तो ये बीजेपी का इतिहास पढ़ाने चले हैं, खास करके ये बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, हमने 70 सालों में भारत को बनाया, भाजपा उन सभी को बेचने में व्यस्त है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से बोला मोदी सरकार पर हमला। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर द्वारा हाल ही में लाई गई सार्वजनिक यानी सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति के मौद्रीकरण की योजना पर बृहस्पतिवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 70 वर्षों में बनाया है, बीजेपी उसे बेच रही है। खेड़ा ने कहा कि यदि इसे नहीं रोका गया तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने संपत्तियों की क्लियरेंस सेल लगा दी है क्योंकि उनके लिए देश का कोई महत्व ही नहीं है। अहमदाबाद स्थित गुजरात कांग्रेस के मुख्यालय पर एक संवाददाता सम्मेलन में खेड़ा ने कहा कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बेचने या लीज पर देने की केंद्र सरकार की योजना से प्रमुख क्षेत्रों में केवल एक अधिकार बढ़ेगा जो कांग्रेस नीति पिछली सरकार नहीं चाहती है। तो ये स्टेटमेंट बड़ा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। महाराष्ट्र में भाजपा ने बेरोजगारों के हाथ में घंटा दे दिया है, बजाते रहो। आज के सामना में शिवसेना ने मोदी सरकार पर फिर से किया अटैक। 2 दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की जीडीपी को ग्रोथ 20% से ज्यादा बताई थी। यानी भाजपा की ओर से दावा किया गया था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था बुलंदी पर पहुंचा दी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस दावे का खंडन कर दिया गया और इससे बढ़ती हुई बेरोजगारी की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश कर दी है। सामना संपादकीय में संजय रावत लिखते हैं कि युवाओं के हाथों में काम चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों के हाथों में घंटा दे दिया है और बजाते रहो, मंदिर खोलते रहो, खुलवाते रहो। अगर घंटा बजाकर बेरोजगारी का राक्षस मर रहा है तो देश के उद्योग मंत्रालय को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के दरवाजे का घंटा लगाकर बेरोजगार पैदा करने की दलान खोल लेनी चाहिए। सामना संपादकीय में दावा किया गया है कि अगस्त महीने में 16 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। ग्रामीण भागों में बेरोजगारी ने कहर बरपाया है और सरकार को मंदिर की पड़ी हुई है। तो ये